आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज करवा चौथ है। देश में बहुसंख्यक आबादी आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखे हुए है। चंद्रमा को देखकर पूजा की जाती है, वो चंद्रमा जिसका अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच बड़ा महत्व है। चंद्रमा हर धर्म का है, लेकिन हर धर्म को मानने वाले नागरिक एक तय हुए नियम से चले, ये देश में विवाद का, राजनीति का, वोट लेने का, विरोध का, प्रदर्शन का विषय बन जाता है। जैसे कर्नाटक में कॉलेज में हिजाब बैन का विवाद है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच के बीच बटे हुए फैसले की वजह से घूमकर फिर से उसी जगह पर लौट कर आ गया जहां से शुरू हुआ। टारगेटिंग किया जा रहा है। और भी रिलीजन हैं जो अपना फॉलो करते हैं। बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया। ये हमारे अल्लाह का हुक्म है, हम इसे कैसे किसी के चक्कर में खत्म कर सकते हैं? क्या ये सरकार बताएगी कि क्या पहनना है, कैसे पहनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है? एजुकेशन और रिलीजन दोनों को पैरेलल ले जाना चाहते हैं। जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचल जाता था, उन्होंने औरतों को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया। अब भले गवर्नमेंट इसको बोले या ना बोले, लेकिन ये हमारे अल्लाह ताला का हुक्म है, हम लोग इसे मरते दम तक पहने। साल की शुरुआत में कर्नाटक से शुरू हुआ स्कूली छात्राओं के हिजाब का विवाद अक्टूबर महीने में उसी बहस पर आकर रुक गया कि हिजाब पर कर्नाटक में बैन सही है या गलत, स्कूल में हिजाब पहनना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है या फिर नहीं, और हिजाब पहनना इस्लाम की मान्यता के मुताबिक अनिवार्य है या फिर नहीं। इन 3 सवालों पर आकर फिर से बहस के टिक जाने की वजह है हिजाब को लेकर 15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला। इसे याद करिए, जब हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM खाजी की पीठ ने हिजाब पर बैन को सही ठहराते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं, यानी संविधान में अनुच्छेद 25 के मुताबिक सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से धर्म के आचरण, अभ्यास और प्रचार के अधिकार में हिजाब पहनने का अधिकार नहीं आता। इसके बाद मामला छात्राओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हाई कोर्ट का फैसला पलटने के पक्ष में फैसला लिखा, जबकि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाई कोर्ट की तरफ से हिजाब बैन के फैसले को बरकरार रखने के पक्ष में फैसला सुनाया। बटी हुई राय होने की वजह से ये केस अब बड़ी बेंच के सामने जाएगा। इसका फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, यानी अभी हिजाब विवाद का मामला लंबा चलेगा। हिजाब का विवाद जब शुरू हुआ, तब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था। कहा गया कि सारा विवाद चुनाव की वजह से छेड़ा गया है। हिजाब विवाद में जब सुप्रीम कोर्ट में बटा हुआ फैसला आने से मामला फिर अटक गया है, तब गुजरात, हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तैयारी चल रही है। आगे और कितने दिन यह विवाद चलेगा? क्या अगले साल तक, जब कर्नाटक में ही चुनाव होने वाला होगा? जबकि हिजाब पर सियासी और अदालती लड़ाई के बीच दांव पर मुस्लिम बच्चियों की पढ़ाई भी लगी हुई है। लंबी सुनवाई के बाद हिजाब मामले में बटी हुई राय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता के बीच दिखी, जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 136 पेज में अलग फैसला लिखा और जस्टिस धूलिया ने 73 पेज में अलग फैसला। जस्टिस हेमंत गुप्ता अपने फैसले में लिखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को अलग तरीके से समझना होगा। धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में धर्म का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस धूलिया लिखते हैं कि स्कूलों में अनुशासन जरूरी है, लेकिन स्वतंत्रता और गरिमा की कीमत पर नहीं। स्कूल के दरवाजे पर किसी कॉलेज की छात्रा से हिजाब उतारने की बात कहना उसकी निजता और गरिमा का हनन है। जस्टिस हेमंत गुप्ता फैसले में लिखते हैं कि कोई धर्म राज्य की किसी भी धर्मनिरपेक्ष गतिविधि के साथ जुड़ा नहीं हो सकता। तो जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में लिखा कि हिजाब पहनना याचिकाकर्ता छात्राओं की आस्था और मान्यता के मुताबिक उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यता और विश्वास का हिस्सा है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने लिखा कि धर्मनिरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ धार्मिक आस्था के आधार पर राज्य की तरफ से गैर भेदभाव करना होगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने लिखा कि एक स्कूल की तुलना वॉर रूम या सुरक्षा बलों के शिविर से करना उचित नहीं। स्कूलों का अनुशासन के नाम पर रेजिमेंट या मिलिट्री जैसा नहीं बनाया जा सकता।
चूंकि फैसला ही बटा हुआ आया, निर्णय एक मत नहीं हो पाया, लिहाजा राजनेताओं को मौका मिल गया समाज में गलत जानकारी और गलत विचार के साथ मतभेद फैलाया जा सके। इस बात को कहने की वजह बने हैं ये दो नेता। एक है शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, दूसरे हैं अनिल विज, हरियाणा सरकार में गृह मंत्री। एक एक करके दोनों के बयान सुनिएगा। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और ये जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचल जाता था, उन्होंने औरतों को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया। गलती तो पुरुष की है, पुरुषों को अपना मन मजबूत करना चाहिए, और ढाक दिया औरतों को सर से लेके पांव तक। मेरा यही कहना है कि पुरुषों को कि आप अपना मन ठीक करो और महिलाओं को ये हिजाब डालने से मुक्ति दिलाओ। सांसद बर्क हिजाब की वकालत इस कुतर्क के साथ करते हैं कि हिजाब पहनने से आवारगी नहीं बढ़ती, समाज की रक्षा होती है। हरियाणा में बीजेपी सरकार के गृह मंत्री अनिल विज का कुतर्क यह है कि महिलाओं को तो मुस्लिम पुरुषों की वजह से ही हिजाब में रहना पड़ता है। ऐसी ही सियासी बहस में क्या मोहरा बना दी गई है वो मुस्लिम छात्राएं जो शिक्षा चाहती हैं, लेकिन उनकी शिक्षा को हिजाब के अधिकार की बहस में उलझा दिया गया। सबसे पहले बेसिक ये देखना चाहिए कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे जो यंग जनरेशन की यूथ हैं, उनको आगे कैसे वो पोस्ट कर रहे हैं, कैसे इम्पोज कर रहे हैं, मतलब वो कैसे कर रहे हैं। हमें राइट टू एजुकेशन है, हमें ये देखना चाहिए कि क्या फैसिलिटीज हम और बच्चों को दें और बच्चियों को दें ताकि वो और आगे जाएं, कि हमारी कंट्री डेवलप कर सके। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 62.41% है, जो हिंदुओं, जैन, ईसाई और सिख के साथ बौद्ध महिलाओं में साक्षरता दर से बहुत कम है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे 2017-18 कहता है कि 19% मुस्लिम लड़कियों ने जल्दी शादी की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। रिसर्च कहती है कि गरीबी के कारण मुस्लिम परिवार जल्दी शादी कराते हैं। हिजाब विवाद के बीच शिक्षा हासिल करने से बच्चियां दूर होंगी तो परिवार शादी भी जल्दी करा देंगे। तब क्या मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई छूटने की दर और बढ़ जाएगी? यही चिंता सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने के बाद हिजाब बैन के खिलाफ फैसला देने वाले जस्टिस सुधांशु धुलिया को भी हुई, जिन्होंने लिखा है कि इस मामले का फैसला करते समय जो बात मेरे दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी लड़कियों की शिक्षा। ये सामान्य बात है कि पहले से ही एक लड़की को मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और अर्ध शहरी इलाकों में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने से पहले उसे अपनी माँ की दैनिक कार्यों में सफाई और बर्तन धोने में मदद करनी पड़ती है। अन्य कठिनाइयाँ भी हैं। क्या हम उसके जीवन को बेहतर बना रहे हैं? इस टिप्पणी को सोचिए और समझिए। बहस के दौरान मुस्लिम छात्राओं की तरफ से दलील रखने वाले वकील ने यह दावा किया कि 17,000 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब बैन की वजह से कर्नाटक में बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। यानी जब हिजाब को धार्मिक आधार पर अनिवार्य रूप से पहनने की इजाजत चाही जा रही, तब दावा है हजारों छात्राएं मुस्लिम समाज की इजाजत न मिलने से पढ़ाई छोड़ रही। सवाल है कि क्या वो पढ़ाई भी अपनी मर्जी से छोड़ रही हैं या घर वालों के धार्मिक मान्यता को मानने के दबाव की वजह से। सरकार का कहना है कि पढ़ाई अगर हो किसी एक जगह पे हो तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बस यूनिफॉर्म के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो सर ये हमारे अल्लाह का हुक्म है, हम इसे कैसे किसी के चक्कर में खत्म कर सकते हैं कि दूसरा अगर कहे कि हम हिजाब नहीं पहने तो हम कैसे ये कर सकते हैं? हमें तो हिजाब पहनना होगा ना, ये तो हमारे अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये तो हमारा आखिरत का मामला है। ऐसा थोड़ी ना है, इस दुनिया से भी हमें जाना है, आगे भी हमें अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। तो अगर हम दुनियादारी को देखें तो फिर हम अपनी आखिरत को भूल जाएंगे। तो बॉयज से हम लोग का पर्दा होता है, अब वहाँ पे बॉयज होंगे तो हम लोग का पर्दा तो टूट जाएगा ना, इसलिए हम लोग ड्रेस के ऊपर कवर अप करते हैं। बस ये भले गवर्नमेंट इसको बोले या ना बोले, लेकिन ये हमारे अल्लाह ताला का हुक्म है, हम लोग इसे मरते दम तक पहनेंगे। ये भोपाल की छात्राओं की राय है, जहाँ हिजाब किसी स्कूल कॉलेज में स्कूल कमेटी के फैसले के तहत बैन नहीं। ये छात्राएं हिजाब में पढ़ पा रही, लेकिन कर्नाटक की हकीकत जुदा है। कर्नाटक देश का वो राज्य रहा है जहां दूसरे राज्यों के मुकाबले मुस्लिम छात्राएं
उच्च शिक्षा हासिल करने में पिछले 1 दशक में तेजी से आगे आई हैं। 2007 में देश में जहां 18 से 23 साल की मुस्लिम छात्राओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी सिर्फ 6.7% थी, वो 2017 में बढ़कर 13.5% पहुंची। जबकि कर्नाटक में देखिए 2007 में यहाँ 1.1% मुस्लिम छात्राएं ही 18 से 23 साल की उम्र में कॉलेज जा रही थी। ये 2017-18 में बढ़कर आंकड़ा 15.8% तक पहुंच जाता है। लेकिन गरीबी, कम साक्षरता, जल्द शादी के बंधनों को तोड़कर निकलना चाहती मुस्लिम छात्राओं के पढ़ाई के अधिकार पर हिजाब के विवाद का पर्दा पड़ने लगा, जहां जिम्मेदार सियासत को ठहराया जाता है। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज रेजोल्यूशन हो जाएगा, मगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट हिजाब के फेवर में आया है और जो हाई कोर्ट का जजमेंट था मेरी राय में इट वाज बैड इन लॉ, बैड इन टर्म्स ऑफ इट कंटेंट्स, और उन्होंने गलत कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन को इस्तेमाल किया। अब कुरान की एक आयत है ला यखरा फिद्दीन, के दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो हिजाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, वो रिलीजन के एक्सेप्टेंस में इस्तेमाल हुई थी। उलमा इकराम ने कहा तो आपने उसको हिजाब पे डाल दिया। कांग्रेस को एक ही चिंता है इस देश में, पावर लेना, पावर के लिए कुछ भी होने दे। देश में व्यक्ति को वैयक्तिक रूप से वो लोग को चिंता कभी नहीं की है। स्वतंत्र कब से आया, स्वतंत्र लेने के लिए इस देश को स्प्लिट किया था। इसके बाद में भी हर निर्णय देश सोचकर कभी नहीं लिया है, इलेक्शन देखकर ही लिया है। वह इलेक्शन के लिए एक कम्युनिटी का मत के लिए वह लोग सब बात करता है। अब दस्तक दीजिए उस आहत वाली सियासत पर जहां चर्चा में इकलौता नाम मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का आता है, जो फिल्म के टीजर से लेकर फिल्म के सीन तक, वेब सीरीज के नाम से लेकर वेब सीरीज की कहानी तक, विज्ञापन के किरदार से लेकर सितारों के बयान तक आहत हो जाते हैं। नाम है नरोत्तम मिश्रा, पद है गृह मंत्री मध्य प्रदेश। चर्चा में क्यों है? धर्म से जुड़े विवादों में तुरंत आहत हो जाते हैं। एक ट्रेलर देखिए। तोड़ मरोड़ के जो अभिनय करने से धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। भावनाओं को आहत करने वाले इस तरह के ट्वीट जो होते हैं। जो पिक्चर है ये विशेष वर्ग की भावनाओं को आहत होने वाली परीक्षण में आई है। किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें। शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार है उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावना आहत। बहुसंख्यक हिंदू धर्म की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने की कोशिश है। बेहद आपत्तिजनक है, मन आहत भी हुआ है। हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्माते क्यों हो? विज्ञापन से लेकर वेब सीरीज और फिल्मों के सीन से लेकर फिल्मों के पोस्टर तक और फिर सितारों के बयानों तक, देश की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा आहत होने की बात कहने वाले किसी राजनेता या मंत्री का नाम लिया जाए तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जो इस बार आहत हुए हैं आमिर खान के एक विज्ञापन में निभाए गए किरदार और विज्ञापन में दिखाई गई कहानी से, जिसमें नरोत्तम मिश्रा इसलिए आहत मोड में होने का दावा करते हैं क्योंकि विज्ञापन में आमिर खान घर जमाई बनते दिखाए जाते हैं। आमिर जी से अनुरोध है कि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर आगे इस तरह के विज्ञापन करें। वो लगातार खासकर आमिर खान जी के बारे में इस तरह का भारतीय परंपरा, रीति रिवाजों, देवी देवताओं के जो आते रहते हैं, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। इस तरह के तोड़ मरोड़ के जो अभिनय करने से धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं। ये तो नया मामला है, वरना पिछले हफ्ते तक नरोत्तम मिश्रा जी आदि पुरुष फिल्म में दिखाए गए रावण और हनुमान के किरदार के गेटअप को लेकर आहत चल रहे थे। उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं, उसके बाद में जिस तरह का किया गया है ये आस्था पर कुठाराघात है। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। फिल्म ही नहीं, फिल्म के पोस्टर से लेकर सितारों के धर्म को लेकर दिए गए बयानों तक पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के आहत होने की एक लंबी सीरीज है। जो धार्मिक
भावनाओं को आहत करने वाले इस तरह के ट्वीट जो होते हैं, कुछ विकृत मानसिकता के लोग इस तरह के जो ट्वीट लगातार करते हैं, जैसे काली फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकली जी ने किया है। ये सूटेबल जो पिक्चर है ये विशेष वर्ग की भावनाओं को आहत होने वाली परीक्षण में आई है। आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाली कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है, तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार है उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावना आहत हो। कहा जाता है कि ये नरोत्तम मिश्रा का नया अवतार है। 1990 में पहला चुनाव लड़ चुके हैं, 2003 से मंत्री बनते आ रहे हैं। इस बार शिवराज सरकार में गृह मंत्री जैसा बड़ा पद पाए। पहले जो अपने क्षेत्र की बात करते रहते थे, अब वो हिंदुत्व, आस्था, अपमान और धर्म के नाम पर आहत होने पर जोर देते हैं। कहीं इसकी वजह भविष्य में सीएम पद की कुर्सी देखना तो नहीं? आप आहत हो जाते हैं, क्या इस तरह फिल्मों को सीधा धर्म से जोड़ना सही है? नहीं, मैं तो संवेदनशील इसलिए हो रहा हूं, मैं संवेदनशील सिर्फ एक बात पर हूं कि हर बार हमारा ही धर्म क्यों। इसका जवाब आप दे दीजिए या डायरेक्टर साहब दे दें या कोई भी आके दे दे। हर बार एक ही धर्म क्यों? देश में फिल्म में क्या जाएगा क्या नहीं, क्या आपत्तिजनक है, ये तय करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड बना हुआ है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा खुद भी कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में शूटिंग करनी है तो पहले हमको बताओ फिल्म में क्या दिखा रहे हो। तो क्या अपना खुद का सेंसर बोर्ड जिससे वो आहत ना हो? डॉक्टर साहब, नरोत्तम मिश्रा जी से मैं यही कहूंगा कि विज्ञापन के साथ साथ प्रदेश को भी देख लें। प्रदेश की बड़ी बदहाली की स्थिति है, रोज क्राइम बढ़ रहा है, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ रोज घटनाएं हो रही हैं। और कभी नरोत्तम मिश्रा साहब को आमिर खान दिखते हैं, तो कभी फिल्म ऐसी चलना चाहिए, कभी इस फिल्म के अंदर ये चीज़ की कमी है। अक्सर मैं सुनता हूँ। फिर कश्मीर तक गए थे पिक्चर दिखाने, कश्मीर फाइल भी गए थे शायद देखने। तो मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा पिक्चरों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के पास मध्य प्रदेश के गृह विभाग की जिम्मेदारी, बड़ा पद है, वो निभाते भी हैं। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं मध्य प्रदेश में सबसे अधिक महिला बच्चे अपराध के शिकार हो रहे। 8 बच्चियों समेत रोज 17 महिलाएं रेप की शिकार होती हैं। बाल यौन शोषण के मामले में 2020 में भी मध्य प्रदेश टॉप पर था। देश में आदिवासियों पर भी सबसे अधिक अपराध एमपी में ही दर्ज हुआ है। क्या पता अपराध के इन आंकड़ों से भी नरोत्तम मिश्रा आहत होते हैं या फिर सिर्फ फिल्मों और विज्ञापनों में धर्म के नाम पर आहत होने का सोचा है। रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। अफसरों की असंवेदनशीलता के खिलाफ हम लगातार दस्तक देते रहते हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के डीएम का है, जहां भूखे बाढ़ पीड़ितों की परेशानी को देखकर भी कलेक्टर साहब का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने नाराज होकर कहा कि वो कोई घर घर खाना पहुंचाने की सर्विस नहीं चला रहे। मुख्यमंत्री हवाई दौरा करके यूपी में बाढ़ पीड़ितों के पास जाकर राशन और राहत सामग्री बांट रहे हैं। लेकिन अंबेडकर नगर के डीएम साहब को देख लीजिए, जिनका नाम है सैमुअल पॉल, जो शायद यही नहीं बर्दाश्त कर पा रहे कि मैं ठहरा डीएम और क्या बाढ़ में फंसे आम आदमी को घर घर खाना पहुंचवाने की जिम्मेदारी उठाऊं। आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हैं हम लोग, जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। जिस कंपनी का नाम अंबेडकर नगर के डीएम लेते हैं, उसका जेड भी बाढ़ में फंसे ये आम लोग नहीं जानते होंगे, जो बाढ़ के पानी में घर छोड़कर बाहर निकल से डरते होंगे कि कैसे बच्चों को लेकर बाहर चले जाएं, डरते होंगे कि कैसे घर छोड़कर बाहर जाकर खाना लेकर आएं। खाने पीने की भी दिक्कत है। हम लोगों ने शासन प्रशासन से गुहार भी लगाया, इसके लिए कहा भी गया कि जिन घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। जिन्हें डीएम साहब चाहते हैं कि जो लेना है बाहर आकर लो, हम थोड़ा ना घर घर आकर डिलीवरी करेंगे। डीएम है, कोई डिलीवरी बॉय थोड़े ना। आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हैं हम लोग, जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। संभव है कि डीएम सैमुअल पॉल ने कुछ दूरी पर ऐसी व्यवस्था कर दी हो जहां राहत सामग्री हो, लेकिन आपदा में भूखे पेट फंसे लोगों से अफसरी दिखाने की जगह प्यार के 2 बोल भी अधिकारी बोल दें तो आम आदमी इतना सीधा होता है, उसी से पेट भर लेगा। आज तक ब्यूरो।
अक्सर चुनाव नजदीक आते ही नेताओं की जुबान जहरीली हो जाती है, लेकिन गुजरात चुनाव में कुछ अलग हो रहा है। यहां पर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के पुराने बयान बीजेपी खोद खोद कर ला रही है। इन वीडियो में गोपाल इटालिया न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि उनकी बूढ़ी मां के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं आपत्तिजनक बयानों पर आज महिला आयोग में गोपाल इटालिया की पेशी हुई। नरेंद्र मोदी की सभा नो खर्चो केम नहीं मांगता तमे? किस्म नो मानस ये का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है, तो ये का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है। प्रधानमंत्री पर अपशब्दों की बारिश करने वाले ये गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया हैं, जिनके पुराने बयानों को बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। नरेंद्र मोदी की सभा नो खर्चो केम नहीं मांगता तमे? किस्म नो मानस ये का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है, तो ये का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल के सिपहसालार के खिलाफ पुराने वीडियो जारी करने की सीरीज में ये सबसे ताजा वीडियो है, जिसने एक नया सियासी धमाका कर दिया है। अभी तक गोपाल इटालिया प्रधानमंत्री के खिलाफ ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते सुने गए थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से जारी ताजा वीडियो में वो न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि उनकी मां के खिलाफ भी ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी पड़ सकता है। किस्म नो मानस एनो खर्चो मांगो ने हीराबा आवीने पाछा नाटको करे, આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100 એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બે માંથી એક નાટકો બંધ કરતા નથી। आम आदमी पार्टी गुजरात में गोपाल इटालिया के नेतृत्व में बीजेपी का विकल्प बनने का ख्वाब देख रही है, लेकिन चुनाव से पहले केजरीवाल के इस युवा नेता के पुराने बयान पार्टी को भारी पड़ रहे हैं। इटालिया की वीडियो की एक किस्त में बीजेपी ने गोपाल का 2018 का एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो मंदिर और पुजारियों को महिलाओं के शोषण का अड्डा बता रहे हैं। ये मारी दीकरीओ कथाओं के मंदिरों में तमारू कई वळवानुं छे नहीं, ये शोषणना घर छे। जो तमारे तमारो अधिकार जोतो होय, आ देश ऊपर तमारे शासन करवुं होय, समान दरज्जो जोतो होय, तो कथाओं में जे नाचवाना बदले मारी बहनों मारी मावड़ियों आ वांचो। महिलाओं पर गोपाल इटालिया के इस एक पुराने बयान ने पार्टी को बैकफुट पर डाल दिया, क्योंकि बीजेपी पहले से ही दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की वजह से आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी बता रही है। ऐसे में गोपाल इटालिया का ये ताजा बयान गुजरात में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वैसे गोपाल इटालिया के ये विवादित बयान उन्हें दिल्ली आने को मजबूर कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने महिला आयोग के सामने अपनी बात रखी, लेकिन पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। स्टेटमेंट है और जो रिटन स्टेटमेंट है दोनों मैच नहीं करते। अभी तक इन्होंने प्रॉपर जवाब नहीं दिया। मैंने पुलिस को भी बोला है कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। इनके सपोर्टर्स ने जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की। मुझे अपनी लाइफ पे भी थ्रेटनिंग लग रहा था। यहाँ 100-150 लोग अगर पहुंच के मुझे थ्रेटन करेंगे तो ये किस प्रकार के नेता हैं, ये कैसी इनकी वर्किंग है, ये मुझे लगता है इनकी लीडरशिप को भी सोचना चाहिए और इनके कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए कि एक राष्ट्र महिला आयोग का ये ऑफिस था जहां ये आराम से आकर सिर्फ जवाब देना था। इनको क्यों जरूरत थी ये झूठ बोलने की और इतने सारे वकीलों को भी लाने की। गोपाल इटालिया पर कार्रवाई के विरोध में उनके समर्थक महिला आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए और इस पर सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि गुजरात के लोगों के भारी दबाव के चलते इन्हें गोपाल इटालिया को छोड़ना पड़ा। गुजरात के लोगों की जीत हुई। आम आदमी पार्टी ने गोपाल इटालिया पर कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया और सूरत में बाकायदा इटालिया के समर्थन में तिरंगा रैली निकाली गई। इधर दिल्ली में 3 घंटे की हिरासत में छूटने के बाद गोपाल इटालिया ने अपने साथ बदसलूकी का दावा किया। जैसे ही मुझे फर्स्ट फ्लोर पे कमीशन की ऑफिस के अंदर ले जाया गया, जहां चेयरमैन मैडम बैठती है, उसके चैम्बर में ले जाया गया। मैंने कमरे का दरवाजा खोलते हुए पूछा कि मैं कम इन मैडम। उसने बड़ी एरोगेंसी से कोई जवाब नहीं दिया और मेरी तौर देखते हुए बोला कि बहुत ही बदतमीज हो तुम, क्या औकात है तुम्हारी और क्या हैसियत है तुम्हारी। मुझे ये कहा गया, मैं शॉक हो गया।
कि ये क्या भाषा है, ये किस टाइप का इन्वेस्टिगेशन है, ये किस चीज के लिए मुझे इस कमरे में, इस ऑफिस में बुलाया गया। गुजरात में हर बार बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला होता आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे त्रिकोणी करने में जुटी है। इसके लिए उन्होंने पाटीदार समाज से आने वाले गोपाल इटालिया को चुना है, लेकिन उनके पुराने और विवादित बयान अब उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के जरिए वीडियो में प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के दौरे को गुजरात में नौटंकी बताया था। इसके अलावा भी इस वीडियो में कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जो आम तौर पर नहीं किया जाता। इससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द कहे थे। इसमें गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के दौरों को नौटंकी बताया था। इसके अलावा इस वायरल वीडियो में वो पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। ये का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है, तो ये का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है। बताया जाता है कि गोपाल इटालिया का ये बयान 3 साल पुराना है, जो काफी वायरल हुआ। बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी को अपशब्द कहकर अपनी पार्टी का नुकसान किया, वैसे ही घाटा गोपाल इटालिया के पुराने बयान केजरीवाल की पार्टी को पहुंचाने वाले हैं। बीजेपी की तरह प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे को उठा लिया और वो अपनी चुनावी रैलियों में अपने अपमान की लिस्ट जनता के हवाले कर रहे हैं। दरेक चूंटણીમાં મારા માટે એવા અપશબ્દો વપરાય મોતના સોદાગરથી માણીને કશું બાકી ના રાખ્યું હોય અને ગુજરાત દાંત ભીડીને કચકચાવીને જવાબ આપે તોય સુધરતા નહોતા, પણ આ વખતે हमने નવી ચાલ ચાલુ કરી જ ભાઈઓ। આ એમની ચાલ સમજવાની જરૂર છે। તમે જોયું હશે આ વખતે કોંગ્રેસ કોઈ સભાઓ નથી કરતી, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती અને કરે તોય મોદી ઉપર હુમલો નથી કરતી, અપશબ્દોનો જરાય ઉપયોગ નથી કરતી, કારણ એણે એક નવી ચાલાકી કરી છે। એનાથી સતર્ક રહેવાની જરૂર છે। गुजरात से मोदी का रिश्ता न सिर्फ बहुत पुराना है बल्कि गहरा है। बीजेपी गुजरात की जनता और प्रधानमंत्री के बीच के इसी रिश्ते को कैश करवाती है। बीजेपी का ये काम तब और आसान हो जाता है जब कोई विरोधी प्रधानमंत्री को भला बुरा कहता है। गुजरात से जुड़ा ये सियासी नफा नुकसान शायद आम आदमी पार्टी के गुजरात बीजेपी अध्यक्ष को भी समझ में आ गया है। इसलिए अपने पुराने वीडियो से जुड़े सवालों पर गोपाल इटालिया बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे। सच्चाई क्या है जिसमें आपको प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रहे हैं? वीडियो मुद्दा नहीं है, मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी। बीजेपी महंगाई से भागने के लिए वीडियो को मुद्दा बना रहे। बीजेपी वालों को ये लगता है कि महंगाई से नहीं, आप लोग ये वीडियो आपका ये आप उस वीडियो में है या नहीं वो बता दीजिए। मुद्दा वीडियो जब है ही नहीं तो अंदर कौन है कौन नहीं है क्या लेना देना। पुरानी कहावत है, तर्कस से निकला तीर और जबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। नेताओं को ये बात खास तौर से याद रखनी होती है, क्योंकि चुनाव में आपके विवादित और आपत्तिजनक बयान आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, भले ही वो कितने ही पुराने क्यों ना हो। नरेंद्र मोदी ની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? કિસ્મનો માણસ ये का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है, तो ये का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। पंजाब की जीत के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। गुजरात में उसने पूरी ताकत लगा दी है। केजरीवाल चमत्कार होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गोपाल इटालिया के विवादित बयान क्या आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ने वाले साबित होंगे? अब सबकी नजर इस सवाल पर है। भारत माता की क्यों? क्योंकि मैं पाटीदार हूँ। बीजेपी पाटीदारों से नफरत करती है। गुजरात में बदलाव के वादों से शुरू हुई बात अब जाति पर आती दिख रही है। गोपाल इटालिया के पुराने बयानों से जब आम आदमी पार्टी घिरती दिखी तो उसने तुरंत अपना पाटीदार कार्ड चलाया। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठा है कोई पटेल, तो इनसे वो नफरत करते हैं। तो कंस की औलाद, ये जो कंस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं वो कंस की औलाद है। संविधान को तार तार करने वाले कंस की औलाद है। गुजरात चुनाव में जहां अभी तक कांग्रेस खामोश थी, तो वहीं आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर खेलती दिख रही।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार राज्य के दौरे कर रहे थे। पार्टी चमत्कार के दावे कर रही थी, लेकिन तभी दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू धर्म विरोधी बयान देने का आरोप लगा। इल्जाम लगा कि राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली में बौद्ध धर्म के दीक्षा कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई। राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। दिल्ली में लगे इन नारों की गूंज गुजरात ना पहुंच जाए, इसके लिए आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा भी ले लिया। लेकिन गुजरात में ये बड़ा मुद्दा बन गया और इस कार्यक्रम में कही गई बातों के पोस्टर गुजरात के शहरों में टांग दिए गए। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और राजकोट में जगह जगह पोस्टर लगाए गए। अहमदाबाद के पोस्टर में लिखा था, मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूँ। ये है आम आदमी पार्टी के शब्द और संस्कार। वडोदरा में पोस्टर्स पर लिखा था, मैं किसी भी हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करूंगा। ये है आम आदमी पार्टी के शब्द और संस्कार। वहीं सूरत के पोस्टरों में लिखा था, मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। ये है आम आदमी पार्टी के शब्द और संस्कार। राजकोट के पोस्टर में लिखा गया, मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूँ। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर हटा दिए। इन तस्वीरों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्लामिक वेशभूषा में दिखाया गया। पोस्टर में सारी कोशिश केजरीवाल को हिंदू विरोधी साबित करने की हुई, जिसे गोपाल इटालिया के पुराने बयानों से बीजेपी आसान करने में जुटी है। दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी को रास्ता बनता दिखा। इसी के चलते अरविंद केजरीवाल ने पूरा जोर भी लगाया और गोपाल इटालिया पर दाव लगाया, जो गुजरात में सियासी रसूख रखने वाले पाटीदार समाज से आते। गोपाल इटालिया ने साल 2015 में हार्दिक पटेल के साथ मिलकर गुजरात में पाटीदार आरक्षण के लिए आंदोलन खड़ा किया था। इसके बाद वो 2020 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और जल्द ही आम आदमी पार्टी के गुजरात उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों बाद ही केजरीवाल ने गोपाल इटालिया को प्रदेश संयोजक बनाकर गुजरात में पार्टी की कमान सौंप दी। गुजरात पुलिस में कांस्टेबल रहे गोपाल इटालिया पाटीदार आरक्षण आंदोलन के एक बड़े चेहरों में से थे। गोपाल इटालिया के जरिए अरविंद केजरीवाल ने पाटीदार समाज के वोट को हासिल करने की पूरी कोशिश की, जिसका फायदा गुजरात के नगर निगम चुनावों में भी देखने मिला, जिसमें सूरत और राजकोट इन दोनों जगह पर आम आदमी पार्टी को फायदा मिला। प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी उन्हें गाली नहीं दे रही है, बल्कि गालियों का गठबंधन हुआ है और गाली देने का काम आउटसोर्स कर दिया गया है। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।